हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को टीचर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट 7 की क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि AB तथा CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं। यहाँ पर दो रेखा है AB और CD जो एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है। हमने मान लिया इस भुजा को AB और इसको CD, जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है। अच्छा जी, यहाँ पे दिया गया था कोण AOC बराबर 30 डिग्री। कोण AOC बराबर 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ देखिए तो कोण AOD का समतुल्य मान बताना है हमें। इस कोण AOD का समतुल्य मान बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों सम्मुख कोण हैं, यानी कि कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD। क्यों ये हो जाएगा 30 डिग्री? क्यों होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण। इतना क्लियर है आप सभी को? अच्छा जी, और देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। हाँ, यहाँ देखिए हम जानते हैं कि किसी भी भुजा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम भुजा CD की बात करें तो यहाँ देखिए ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। इस भुजा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यानी कि अगर हम ये कोण और ये कोण को दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि कोण AOC प्लस कोण AOD, कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कोण AOC का मान दिया गया है 30 डिग्री और कोण AOD बराबर हो जाए यहाँ पे 180 डिग्री। इसलिए कोण AOD बराबर 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हमने कोण AOD का मान कितना आ गया? 150 डिग्री आ गया। लेकिन हमें कोण AOD का समतुल्य मान बताना है। तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा, क्या हम कोण AOD बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 30 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ पर कोण AOD को लिख दिए 5 गुना 30 डिग्री, क्योंकि कोण AOD का मान है 150 डिग्री, ठीक। और यहाँ देखिए कोण AOD बराबर 5 गुना 30 डिग्री किसका किसका मान है? कोण AOC का और कोण BOD का। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ ऑप्शन में केवल कोण BOD ही दिया गया है। तो हम यहाँ पर 30 डिग्री बराबर क्या लिख लेंगे? तो यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री बराबर लिख लेंगे कोण BOD। इसलिए कोण AOD का समतुल्य मान बराबर क्या हो जाएगा? कोण BOD का, कोण AOD का समतुल्य मान हो जाएगा 5 गुना कोण BOD। तो यहाँ पर देखिए यहाँ D छूट गया है, ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि भुजा AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काट रही है और कोण दिया गया है, कोण AOC का मान दिया गया है 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सम्मुख कोण, ठीक। तो हमें कोण AOD का समतुल्य मान बताना था, तो हमने यहाँ से कोण AOD का समतुल्य मान 5 गुना कोण BOD निकाल लिए हैं। यानी कि कोण AOD का समतुल्य मान किसके बराबर है? कोण BOD के 5 गुना के बराबर है। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संचाई बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है। क्या निकालने के लिए संचाई बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है? माध्य निकालने के लिए, प्रामाणिक अतिक्रम निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए, या फिर बहुलक निकालने के लिए? माध्यिका निकालने के लिए संचाई बारंबारता वक्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप चेक कर लो कि इस फॉर्म में यहाँ पर दिए गए समीकरण में कौन सा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ ऑप्शन ए में आप लोग देख रहे हैं ये है ax माइनस 5/x इज इक्वल टू x²। तो यानी कि यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे ax तो ये हो जाएगा x² माइनस 5 बराबर x², यानी कि x² माइनस 5 बराबर x³ क्या ये फॉर्म इसके फॉर्म में है? नहीं है, जिसके कारण ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में है x² प्लस 2/x² बराबर 1। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x² यानी कि x पावर 4 प्लस 2 बराबर 1, यानी कि x पावर 4 प्लस 2 बराबर x²। क्या ये इक्वेशन इसके फॉर्म में है? नहीं है। यहाँ पर देखिए x पावर 4 है, तो ये भी ऑप्शन बी भी एक द्विघात समीकरण का समीकरण नहीं है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ देखिए ये तो ax² के फॉर्म में है लेकिन ये bx के फॉर्म में नहीं है। अगर यही कुछ इस तरह से रहता √3 × x तब ये bx के फॉर्म में होता, जिसके कारण ये भी क्या हो गया? द्विघात समीकरण नहीं है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है x² माइनस 1 बराबर 2x²। सभी को उधर हम भेजेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस x², और यहाँ पे और ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये हो गया x² प्लस 1 बराबर 0। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए भले ही यहाँ पर आपको bx नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पर bx है। चूंकि यहाँ पर b का मान जो है 0 है, जिसके कारण bx भी 0 के बराबर हो गया है, इसलिए यहाँ पर bx नहीं है। तो ये वाला जो समीकरण है ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया है। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ देखिए घन की भुजा को, हर एक भुजा को 50% बढ़ाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना कि घन की भुजा बराबर a। हम यहाँ पे मान रहे हैं घन की भुजा a के बराबर है और हर एक a में 50% की वृद्धि हो रही है, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। और हम एक और बात जानते हैं कि घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि a² मतलब क्या कि यहाँ a × a 2 बार हो रहा है, a × a यानी कि a और a, और हर एक a में 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना होगा। देखिए किसी भी बहुभुज की अगर भुजा को बढ़ाया जा रहा हो तो क्षेत्रफल में अगर हमें वृद्धि प्रतिशत पूछा जाए तो हम सिंपल सा एक फंडा का यूज करेंगे। यहाँ पर होता है +- x +- y +- x × y बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर एक भुजा 50% बढ़ रही है। तो x को हमने मान लिया, तो एक को हमने मान लिया ax और एक को हमने मान लिया y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर है 50, तो यहाँ से हम ले रहे हैं 50 + 50 +
50 गुना 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 50 प्लस 50 100 और 25 बराबर 125% की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरलीकरण के पश्चात इसका मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 3x का पावर 4 इंटू वाई का पावर 3 इंटू 18x का पावर 3 इंटू वाई का पावर 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कराइए, 18 में 3 से हो जाएगा 54। यहाँ देखिए आधार दोनों का यहाँ पर सेम है, आधार दोनों का सेम है तो पावर जुट जाएगा, यानी कि x का पावर हो जाएगा 7। फिर देखिए यहाँ पर आधार दोनों में सेम है, आधार जब सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, यानी कि y का पावर 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर से समझिए, पहले हम 18 में 3 से गुना करा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए x वाले को x में गुना कराए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि आधार सेम है। गुना में जब आधार सेम होता है तो पावर जुट जाता है, यानी कि 4 + 3 7। फिर यहाँ देखिए y और y आधार दोनों का सेम है तो पावर जुट जाएगा, यानी कि y का पावर 5 + 3 यानी कि 8। तो ये रहा हमारा आंसर 54, x का पावर 7, y का पावर 5। तो ये रहा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, एक वृत्ताकार पहिया है, ठीक, और इसका त्रिज्या कितना है, 1.75 मीटर, और हमें यह बताना है कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एक चक्कर लगाने में यह कितना मीटर दूरी तय कर रहा है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ देखिए, अगर मैं इस वृत्त को यहाँ से तोड़ करके ऐसे कर दूं तो ये पूरा हो जाएगा वृत्त का लंबाई, यानी कि एक्चुअली ये क्या है, वृत्त का परिधि है, वृत्त का परिधि। ठीक, यानी कि यहां से तोड़ करके अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो ये अगर ऐसे हो जाएगा तो इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का परिधि बोलेंगे। तो यहां पर त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, 1.75 मीटर। अगर हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, हम 175/100 मीटर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से त्रिज्या आ गया 175/100 मीटर। चलना कितना है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 11,000 मीटर। 11 किलोमीटर बराबर 11,000 मीटर। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, पहले कि ये निकाल लेते हैं कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा पहिया। तो किसके बराबर होगा, वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो यहाँ से परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर 2πr, यानी कि 2 × 22/7 गुना 175/100। 25 7 175 और 25 चौका 100, 7 से 7, और ये 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, और ये 2 से 2, यानी कि परिधि बराबर आ गया, परिधि बराबर आ गया 11 मीटर। यानी कि 11 मीटर चलने में उस पहिया को एक चक्कर लगाना पड़ रहा है। 11 मीटर चलने में उस पहिया को एक चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो हमें बता देना है अब कि 1100 मीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगा।
तो यानी कि 1100 नहीं, 11,000 मीटर में 11,000 मीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगा? ये हो जाएगा 11,000 बट्टा 11, तो ये हो जाएगा 1,000 बार में कट जाएगा। यानी कि 11,000 मीटर चलने में पहिया 1,000 चक्कर लगाएगा। 11,000 यानी कि 11 किलोमीटर चलने में वह पहिया 1,000 चक्कर लगाएगा, जिसका त्रिज्या कितना है? 1.75 मीटर है। तो यानी कि ये हो गया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर किसी वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या 1.75 मीटर है तो वह 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 1,000 चक्कर लगाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, तो सभी कोई देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई परिमेय संख्या है, एक्स वाई दोनों परिमेय संख्या है, और यहाँ पे दिया गया है 5 + √11/3 - 2√11 बराबर x + y √11, तब हमें x और y के मान बताना है कि क्या होगा x और y के मान। तो यहाँ देखिए x और y दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन सी में जो लिखा गया है, y तो परिमेय, सॉरी x तो यहाँ पर परिमेय संख्या है लेकिन y अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ ऑप्शन सी ऐसे ही कट जाएगा। ठीक, तो ये चेक करते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा 5 + √11/3 - 2√11 बराबर क्या है? x + y √11। तो यहाँ से हम क्या करते हैं अब कि 5 + √11/3 - 2√11 गुना करा देते हैं यहाँ से, इसका अपोजिट साइन से, यानी कि 3 + 2√11/3 + 2√11 बराबर क्या हो जाएगा? x + y √11। ठीक, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, 5 में 3 से तो 15 और 15 ये हो जाएगा, +5 × 2 यानी कि 10√11 + 3√11। देखिए ना यहाँ से 3 में और √11 में, तो 3√11 प्लस 2 में 2 से, देखिए √11 क्या हो जाएगा? 11 और 2 22, यानी कि ये हो जाएगा 22 बट्टा a + b × a - b, यानी कि a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 2√11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √11 का स्क्वायर 11, यानी कि ये हो जाएगा 44, तो -44। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? x + y √11। ठीक, इतना आप सभी को एकदम क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा अब ये 15 और +22 कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 7 और 2 × 1 = 3, 37, और ये हो जाएगा प्लस 10 × 3 = 13√11। ठीक, और ये हो जाएगा 44 में से 9 जाएगा, कितना होगा? 14 में से 9 जाएगा 5, 9 × 5 = 14, 35 बच गया, -35 बराबर x + y √11। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अभी ये माइनस को हम यहाँ लेते हैं, तो -37, आप बाई पार्ट भी कर लीजिए, 37/35 - 13√11/35 बराबर x + y √11। हमने यहाँ इन दोनों को बाई पार्ट कर लिए। ठीक, तो यहाँ देखिए अब आप क्या करिए, इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि x बराबर हम क्या कर ले रहे हैं? x बराबर ले रहे हैं -37/35, और y बराबर क्या है? और इसको आप कंपेयर करिए, यानी कि y √11 बराबर -13√11/35। √11 से ये √11, इसलिए y बराबर -13/35, यानी कि x बराबर क्या आ गया? -37/35 और y बराबर -13/35। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, x बराबर -37/35,
x बराबर -37/35 और y बराबर -13/35। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। और आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए दोनों परिमेय संख्या है, x और y दोनों परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को ही देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर है। एक हॉल है जो कि आयताकार है, ये एक हॉल है और इसकी लंबी भुजा 24 मीटर है, यानी कि ये है 24 मीटर। आयताकार है तो आमने सामने का भुजा दोनों बराबर होगा, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है। ये विकर्ण है, इसकी लंबाई 26 मीटर है। ठीक है, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास नहीं है तो इसको हम मान ले रहे हैं x। आयत का हर एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, तो ये हो गया 90। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा p यानी कि लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है 26, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार है 24 मीटर तो 24 का स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया 100, इसलिए x बराबर हो गया 10, यानी कि चौड़ाई क्या आ गई, x बराबर 10 मीटर यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से अब हम इस आयताकार हॉल की क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि हॉल की क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो क्या होता है हॉल का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया 24 गुना 10 बराबर 240 वर्ग मीटर। तो ये रहा हमारा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। यानी कि एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 240 वर्ग मीटर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आराम से समझिए क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे दिया गया है यदि 3 का पावर n इंटू 9 का पावर n प्लस 1 डिवाइड 3 का पावर n माइनस 1 इंटू 9 का पावर n माइनस 1 का हमें मान बताना है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 का पावर n है तो n इंटू यहाँ देखिए 9 का पावर n प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जब आधार सेम होता है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये यहाँ a है, a का पावर n प्लस 1 है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या कि a का पावर n इंटू a है। जब आधार सेम रहता है गुना में तो पावर जुट जाता है, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यानी इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है कि n का यहाँ पर है 9 का पावर n प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 का पावर n इंटू 9। जब आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए डिवाइड है तो हम यहाँ पे डिवाइड दे दिए, और यहाँ देखिए 3 का पावर n माइनस 1 है, यानी कि 3 का पावर n है एक और एक 3 का पावर माइनस 1 है। तब ना यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, इनटू यहाँ देखिए 9 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू 9 का पावर माइनस 1। ठीक, अच्छा जी, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 9 का पावर n और ये 9 का पावर n ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बचा क्या, यहाँ पे यहाँ पे केवल बचा ऊपर 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए पावर निगेटिव में है तो हम यहाँ पर सपोज यहाँ देखिए अगर a बाई a है, ठीक, और अगर हम क्या करें इस a को हम ऊपर अगर ले जाना चाहें तो क्या हो जाएगा a का पावर माइनस 1। ठीक, यानी कि अगर कोई भी राशि हर से अंश में जाएगा तो उसका पावर निगेटिव हो जाएगा, या फिर कोई भी अगर राशि ऊपर अगर क्या है अंश में अगर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो
पॉजिटिव में हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर क्या है 3 का पावर -1 है, तो इसको हम अगर 1/3 करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इनटू ऐसे ही 1/ यहाँ पे 9, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो यानी कि 9 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1/27 होगा, यानी कि 9 गुना 9, यहाँ देखिए ये डिवाइड है 1/27, यानी कि 9 गुना 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 243। 27 में आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 243, हमारा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा इसमें फंडा क्या है कि अगर गुना में आधार सेम है तो पावर जुट जाता है, और अगर कोई भी राशि अगर अंश में निगेटिव है तो इसको हर में लेकर के इसका पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। बस यही फंडा है इस क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तब तक आप इन सभी को नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो सभी को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज में 4% प्रति वर्ष पर मिश्रित किया जाता है, में 2 साल का अंतर 10 रुपए है, ठीक है, तो निवेश कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 साल का बात किया जा रहा है, यानी कि समय दिया गया है। यहाँ देखिए सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज में 4% प्रति वर्ष यानी कि दर दिया गया है, दर यानी कि रेशियो R बराबर दिया है 4%, ठीक, किया जाता है। 2 साल का अंतर यानी कि टाइम समय दिया गया है, समय यानी कि T बराबर है 2 वर्ष, ठीक, और हमें यहाँ पर A का मान, दोनों का अंतर है यहाँ पर 10 रुपये, A का मान है 10 रुपये, तो हमें निवेश यानी कि मूलधन यानी कि P पूछा जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चूंकि A बराबर होता है P इंटू R बटा 100 का पावर T यानी कि समय। तो A देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 10 रुपये बराबर P हमसे बोला जा रहा है निकालने के लिए, R का मान है 4% बट्टा यहाँ पे 100 और T का मान है 2 वर्ष यानी कि स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 बराबर P इंटू 25 चौका 100 यानी कि 1/25 का होल स्क्वायर, यानी कि 10 बराबर P इंटू 1/625। इसलिए P बराबर कितना हो जाएगा 625 गुना 10, इसलिए P बराबर 6250 रुपये। तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन में रेशियो यानी कि R दिया गया था, D भी दिया गया था और A भी यहाँ पे दिया गया था, और हमें P यानी कि मूलधन या फिर निवेश पूछा जा रहा था। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा करके यानी कि A बराबर P इंटू R बटा 100 का पावर T करके हमने यहाँ से मूलधन या फिर निवेश हमने यहाँ से निकाल लिए। तो ये रहा हमारा आज का सेट 7 का सॉल्यूशन। मैं ये आशा करता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।